भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद देश में 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान हुआ। उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किया जाएगा दोपहर 2 बजे। इस बीच बांग्लादेश ने भी उनके निधन पर अपने यहाँ राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और प्रणब मुखर्जी के सम्मान में वहां पर झंडा आधा झुका रहेगा। और राष्ट्रपति मुखर्जी जो है वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हुआ। उनका इलाज हालांकि आमिर चैन रेफरल हॉस्पिटल में चल रहा था। 84 साल की उम्र थी उनकी और काफ़ी समय से वो बीमार भी थे। कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाती है, उसके बाद थोड़ी दिक्कत और बढ़ जाती है। हालांकि उनका पार्थिव देह जो है वो उनके घर पहुंच चुका है और अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 12 बजे तक तमाम वीआईपी, वीवीआईपी परिवार के जो कुछ लोग हैं वो अंतिम दर्शन करेंगे। उनका पार्थिव देह कुछ देर में जो है पहुंच जाएगा, ये जो है जानकारी आ रही है। और उसके बाद आखिरी दर्शन जो है अमूमन तमाम जो करीब के लोग हैं और राजनीति जिन्होंने उनके साथ वक्त बिताया, 5 दशक का सफ़र यूं ही नहीं होता। 3 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाना और ये कहना है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को मिला नहीं, या उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे लेकिन मैं हमेशा प्रधानमंत्री रहूँगा। ये जो उनके स्टेटमेंट्स थे बहुत मीनिंगफुल। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने इस बारे में जानकारी दी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा था और वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया था क्योंकि सेप्टिक शॉक की वजह से जो है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से बॉडी अगर नहीं हो पाता ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये तस्वीरें हम आपको जो है दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं दिल्ली से, ये तस्वीरें लाइव आ रही हैं और हम आपको दिखा रहे हैं परिवार को। देखिए, बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी और बेटे जो हैं और प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने कल ट्वीट भी किया था और एक बेहद ही प्यारी सी तस्वीर साझा की थी जिसमें वो उनसे आशीर्वाद ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि इस राजभवन को प्रणब दा ने लोक भवन बना दिया। ये एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का जो है बेहद ही महत्वपूर्ण, उस वक्त काफ़ी चर्चा में भी आया था। तो प्रधानमंत्री जो है वो उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, आपने देखा भी। और तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी पहुंचे थे, हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई। तो तबीयत जो है ख़राब चल रही थी, स्पेशली मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया और कोविड-19 से वो संक्रमित हो जाते हैं और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और कोरोना के बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा उम्रदराज हैं तो दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। और भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 तक वो पद पर रहे। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी हैं। ये हम परिवार का भी जिक्र करें, आपको तमाम जानकारियां जो है उनके बारे में दे रहे हैं। एक ऐसा नेता जो 5 दशक तक मान के चलिए और हर दौर की राजनीति देखता है। तो ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का हम जिक्र करें, रक्षा मंत्री का हम जिक्र करें, उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने दी, परिवार से भी मिले। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, न सिर्फ देश बल्कि बांग्लादेश में भी जो है 1 दिन का शोक और वहाँ पर भी काफ़ी उन्हें याद किया जा रहा है। और देखिए, द कोलिशन ईयर्स जो उन्होंने बुक लिखी थी 1996 और 2012 तक का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने उसमें माना भी था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जो एक जीवन यात्रा पर उनकी जो लिखी हुई बुक थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस बात को। पीएम इन वेटिंग भी उन्हें कहा जाता था। तो बहुत सारी बातें हैं उनके साथ, जिन लोगों ने वक्त बिताया वो अपने अपने तरीके से जो है जिक्र करते हैं, याद करते हैं उन्हें। तमाम आप देख रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी और अपने अपने तरीके से प्रणब दा को जो है याद कर रहे हैं। एक्सपीरियंस तो कल से ही अगर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह से लोग जो हैं शेयर कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए वक्त का जिक्र कर रहे हैं। तस्वीरें जिस तरह से भी आएंगे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से उन्हें याद किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आई है, आपको रूबरू करा दे। आगरा ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सुभाष ने घर पर बुलाकर पिता और बेटे की हत्या की। हत्या के बाद शवों को उनके घर ले जाया गया।
वहां रामवीर की पत्नी की हत्या की गई और तीनों शवों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी सुभाष को गिरफ्तार किया है, क्योंकि जब ये ट्रिपल मर्डर की खबर मिलती है उसके बाद टीमें बनाई जाती हैं तकरीबन 5, और फिर इंफॉर्मेशन के आधार पर इस सुभाष तक पहुंचा जाता है जिसने ये हत्या की, आरोप लग रहा है, और एनकाउंटर जो है किया जाता है। एनकाउंटर के बाद सुभाष के पैर में गोली लगती है। आगरा के एतमाउद्दौला इलाके में ये ट्रिपल मर्डर हुआ था। दरअसल रामवीर जो व्यक्ति है उसने सुभाष से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, ये जो है जानकारी मिल रही है। किसी वजह से वो नहीं दे पा रहा था। सुभाष जो है उसे और उसके बेटे को अपने घर पर बुलाता है, मार डालता है, उसके बाद उनकी डेड बॉडी लेके उनके घर पर जाता है। देखिए जरा ये स्थिति देखिए, क्राइम और कितनी बर्बरता से किया गया। वहां पर डेड बॉडी रखता है और फिर उसकी पत्नी को बुरी तरह से मार देता है। उसके बाद तीनों की बॉडीज को है जला देता है। देखिए जरा, मतलब इसे आप हौसले बुलंद कहिए, कोई खौफ मत कहिए, या किस तरह से अपराध बर्बरता के साथ किया जा रहा है। और उसके बाद ये फरार हो जाता है। इसके साथ एक वकील रहता है। हिम्मत देखिए आप, डेड बॉडी को लेके वो ट्रैवल करता है और घर में रखता है और फिर पत्नी को मारता है और फिर जला देता है। लेकिन पुलिस इस तक पहुंच जाती है, टीमें गठित की गई, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था ट्रिपल मर्डर हो जाना इतनी बर्बरता से। और फिर जब एनकाउंटर हुआ तो खुलासा हुआ 3 लाख रुपए का लेन देन था। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी रकम थी या फिर पीछे कोई और वजह थी? आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आरिफ, ताजा अपडेट तो इस मामले का दीजिएगा ही, लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर किया गया या फिर पीछे कोई और कारण था, कुछ और चल रहा था, रंजिश थी कोई बहुत पुरानी? देखिए जीनत, इस ट्रिपल मर्डर के पीछे पुलिस की थ्योरी यही है कि 3 लाख रुपए के लेन देन को लेकर तीनों लोगों की हत्या की गई थी और उसमें एनकाउंटर के दौरान 2 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद पुलिस पीसी स्टार्ट होने वाली है। और देखिए, जो जानकारी मिली है उसके पीछे यह है कि जो आरोपी सुभाष है उसने जो रामवीर है जिनको 3 लाख रुपए दिए थे, पहले उनको घर पर बुलाया था, उसके बाद बाबलू को बुलाया, दोनों की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद सुभाष का दोस्त और सुभाष का भाई रामवीर के घर जाते हैं और रामवीर की पत्नी की गला दबाकर हत्या करते हैं। उसके बाद घर में लूटपाट करते हैं, 80,000 रुपए की रकम लेकर चले जाते हैं। 3 घंटे के बाद तीनों लोग आते हैं, रामवीर और बबलू की डेड बॉडी उनके घर में डालते हैं और तीनों डेड बॉडी को आग के हवाले करके भाग जाते हैं। ये अभी पुलिस की थ्योरी सामने निकल कर आ रही है। बाकी अलावा डिटेल में थोड़ी देर बाद आगरा के एसएसपी प्रेस वार्ता करेंगे और सब पूरी डिटेल देंगे। लेकिन अभी दो चीज बताइएगा आरिफ, 2 चीजें। अव्वल, इनके घर के बीच में फासला कितना था, क्योंकि वो डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, किसी ने नहीं देखा, या फासला बहुत कम था? दूसरी बात यह है कि जो मरने वाले हैं उनकी उम्र क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फासला जो है सिर्फ 50 मीटर दूरी का है। जो हत्या आरोपी है उनका घर और जिनकी हत्या हुई है उनके घर की दूरी महज 50 मीटर की दूरी है। लिहाजा डेड बॉडी को ले जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नॉर्मल 2-2:30 बजे के आसपास डेड बॉडी लेके गए तो शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। और दूसरी बात है, जिनकी हत्या हुई है वो बुजुर्ग है, उनकी पत्नी है वो बुजुर्ग है, बेटा जो जिसकी बबलू हत्या हुई है वो जवान था, और उसी बेटे के जवान को लेकर जो कल बात सामने आ रही थी 12 लाख रुपए नौकरी के लिए दिए गए थे, लेकिन वो थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हुई। वो 12 लाख रुपए को लेकर कोई हत्या नहीं हुई, बल्कि पुलिस का मानना यह है कि 3 लाख रुपए का लेन देन जो सुभाष जो पड़ोसी है उसने मिलकर अपने भाई और अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की थी। फिलहाल अभी थोड़ी देर के बाद जब पूरी प्रेस वार्ता होगी, एसएसपी या कोई बड़े अधिकारी प्रेस वार्ता करेंगे, तब जाकर इस पूरे मामले से जानकारी पूरी साफ हो पाएगी। लेकिन अभी जानकारी यही है कि सुभाष ने पहले रामवीर को घर बुलाया, उसकी हत्या की, फिर बबलू को घर बुलाया, उसकी हत्या की, फिर तीनों मिलकर सुभाष और उसके परिवार भाई और मिलकर रामवीर घर गए, उनकी पत्नी की हत्या की। अभी फिलहाल पुलिस यही जानकारी दे पा रही है। बाकी थोड़ी देर में जीनत सभी बात जो है, जितने भी सवाल पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, 3 लाख रुपए का जिक्र हो रहा है। और ये थ्योरी भी कितनी सच्ची है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी, क्योंकि कल 12 लाख की थ्योरी आई थी, आज 3 लाख की आई है। अब ये भी बताइएगा कि जो एक व्यक्ति फरार चल रहा है उसके लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, रातों रात में तीनों अपराधी, यानी जो कि जिन्होंने कत्ल किया था सुभाष का दोस्त और सुभाष का भाई, ये तीनों एक ही बाइक पर भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने उनको दबोचने की कोशिश की। देखिए, मौका देखकर अंधेरा था तो सुभाष का जो भाई है मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एनकाउंटर में सुभाष और उसके जो दोस्त है वकील, उसको गिरफ्तार कर लिया।
तो अभी जो आरोपी तीसरा फरार है, सुभाष का जो भाई फरार चल रहा है, उसको लेकर कई टीमें गठित कर दी हैं, लगातार दबिशें जारी हैं, उनको पीछा किया जा रहा है, किसी भी तरह से जो आरोपी तीसरा बचा है उसको कहीं ना कहीं पुलिस दबोच ले। फिलहाल पुलिस ठीक, आपसे अपडेट से हम लेते रहेंगे और किसी बड़े अधिकारी, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसके बाद और डिटेल्स जो है मीडिया के सामने रखी जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, यहां पर भी ट्रिपल मर्डर हुआ है। हरदोई के टडियावा में ट्रिपल मर्डर, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। ईंट पत्थर से उन्हें कुचला गया और वो सो रहे थे जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। तो सोते समय 3 लोगों को बर्बरता से मार डाला गया। एक महिला है इसमें और 2 पुरुष हैं। तो बड़ी खबर देखिए, अभी हम आगरा के ट्रिपल मर्डर की बात ही कर रहे थे, हरदोई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। अब क्या गला दबा के मारने के बाद ईंट पत्थरों से कुचला गया ताकि पहचान ना हो पाए, या फिर ईंट पत्थरों से ही मारा गया? आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए तनियामा के अंतर्गत एक सेमरौली गांव है, उसका एक मजरा है। वहाँ पे एक बाबा हरिदास थे जिनकी उम्र 42 साल थी। वो अपना आश्रम, छोटा सा आश्रम बनाकर अपनी पत्नी मीरादास और पुत्र चेतराम के साथ रहते थे। इनके पास कुछ जमीन थी। अभी तो फिलहाल जमीन का ही मामला माना जा रहा है। हत्या का कारण फिलहाल कुछ अज्ञात लोगों ने आज सुबह लगभग 3 से 4 बजे के करीब इनकी ईंट से कुचल करके हत्या कर दी। फिलहाल एसपी समेत आला अधिकारी, सारे पुलिस फोर्स मौके पे और जांच में लगे हुए हैं। जी, और क्या क्या मालूम चला? कोई रंजिश थी, कुछ था इस तरह से, कुछ भी किसी ने बताया? जी देखिए, गांव वालों के हिसाब से बाबा के पास आश्रम में लगभग 10 बीघे का में बना हुआ है और इसमें कुल 50 बीघे की जमीन आसपास पड़ी हुई है। इसी को लेकर के पुरानी रंजिश चल रही थी। फिलहाल अभी पुलिस गांव वालों से और जो मौजूदा प्रधान है और जो यहाँ के लोग हैं उनसे जानकारी कर रही है और उसके बाद आगे की कार्यवाही में करेगी। जी ठीक, तो ये माना जा रहा है कि जमीन का विवाद भी हो सकता है, आपसी रंजिश भी। फिलहाल शुरुआत में यही कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पर भी हम अपनी नजर बना के रखेंगे कि अपडेट्स आती हैं, लेकिन यहां पर भी 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उधर फर्रुखाबाद में सदर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 15,000 के नामी बदमाश लकी पाल को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश के लिए कॉम्बिंग कर रही है। साइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। इन्होंने टोका, तो टोकने पर बदमाश द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया। इन्होंने अपनी आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल होकर गिर गया तथा एक भागने लगा। उधर हरदोई के पिहानी कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने अपने ही पिता के ऊपर मारपीट करने और पैसों के लालच में एक अधेड़ से शादी करने का आरोप लगाया, यानी कि अधेड़ के हाथों बेचने का आरोप लगाया है। युवती ने एसपी से अपने ही पिता से जान का खतरा भी कहा है और पूरे प्रकरण की जांच महिला और पिहानी थाना प्रभारी को एसपी ने सौंप दी है। बच्चियों का कहना है कि हम अपने पिता के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी मौसी के ही साथ रहेंगे। उनको यहाँ से CWC भेजा गया है, वहाँ पर उनके बयान नोट हो गए हैं और कल उनके पिता को बुलाया गया है। इसमें अग्रेतर कार्रवाई वहाँ से जो निर्देश होंगे उसी अनुसार की जाएगी। उधर कासगंज में एक युवती ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। 90% वो जल चुकी है और आप जानते हैं कि बर्न केसेस में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। अगर आप 60-70% से ज़्यादा जल जाते हैं तो फिर ये कहा भी जाता है, माना जाता है कि बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे 90% जो है ये लड़की जल गई है और इसी वजह से रेफर किया गया है अलीगढ़ ताकि ठीक हो सके। बच्ची आई है, 12 साल की खुशबू है, ये मिट्टी के तेल से जली हुई है। ये चेहरे से लेकर पूरे पैर तक जली हुई है, पूरे शरीर लगभग 80 से 90% बर्न है। सिर के बाल बचे हुए हैं, पैर के तलवे बचे हुए हैं और हाथ बचे हुए हैं, काफी पूरे जल गया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। 37 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो सामने आई है, इसे अब कुर्क किया जाएगा। कानपुर के ब्रह्मनगर में घर के बाहर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। जय वाजपेयी चर्चा में आता है जब विकास दुबे का पूरा प्रकरण आता है और फिर जानकारी ये मिलती है कि यही वो व्यक्ति था जो विकास दुबे को जानकारी दिया करता था कि कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां से पैसा ज्यादा बनाया जा सकता है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, पूरी डिटेल दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से एक एक करके तमाम जो उलझी हुई गुत्थी थी वो सुलझती हुई दिख रही है। अब जिस खजांची की बात चल रही थी जो 2012 में कहीं 6,000 रुपए की या 7,000 की नौकरी करता था, आज एक एक करके जब उसकी संपत्तियों के बारे में पता चला तो कहीं कारों के बारे में पता चला, उनके जेट टावर्स के बारे में मालूम चला। अब ईडी और एसटीएफ और जिला प्रशासन ने अपनी जब नजरें टेढ़ी की तो पता चला कि उसकी संपत्तियां एक एक करके उभर के सामने आई और अभी तक अगर हमारे सूत्र बता रहे हैं 35 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आई, जिसे कुर्क करने के पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई और उसके ब्रह्मनगर के आवास पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। यानी अब कहीं से भी जय वाजपेयी और उससे जुड़े हुए जो उसके सहयोगी हैं, जो उसके फाइनेंसर हैं या जो उसके बिहाफ पर बीसीज चलाते थे, उनकी भी परेशानियां कहीं से कम नहीं होती दिख रही। और इसके अलावा पुलिस के सूत्रों की अगर माने तो 15 ऐसे लोग हैं जो उसके संपर्क में थे, जो आगे उनके पैसों को ट्रांजिट करते हैं, उनपे भी ठीक। और अब जो है मुश्किलें और बढ़ेंगी, ये समझा जा सकता है। 37 करोड़ रुपए की रकम, 7,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति, सोचिए जरा कैसे इकट्ठे की होंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है देवरिया से। गार्ड को गोली मारी गई है। देवरिया में प्राइवेट गार्ड को गोली मारी गई है। गोली लगने से गार्ड की मौत हो गई है और अवैध असलहा उसके शव के पास से मिलता है। महुआबारी कस्बे का ये मामला है। प्राइवेट एक गार्ड था जिसे गोली मारी गई है और अब ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट की किसी फैक्ट्री में था ये या एटीएम के बाहर अमूमन हम देखते हैं गार्ड्स रहते हैं, किसी स्कूल के बाहर, ये हम जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन एक गार्ड जो कि प्राइवेट नौकरी करता था, उसे गोली मारी गई है और उसके बॉडी के पास से जो है वेपन भी मिला है। बड़ी खबर। और गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरें देखिएगा।